Hello everyone, I am Swati and welcome to the complete Python series for data science। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उन सब के आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है इंटरव्यू रेडी बनने के लिए। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कई बार काफी हेल्पफुल होते हैं आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो आज की क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें जब प्रोजेक्ट बनाना होगा ये छोटी छोटी चीजें ही होंगी हमारे इंटरव्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमें हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास स्पेशल है और इसका जो नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज आप लोगों के लिए। और इसका नोट्स अवेलेबल है द आई स्किल की वेबसाइट में फ्री डेटा साइंस कोर्स के अंदर। तो पहले हम लोग फटाफट से देखते हैं कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। नोट्स सभी लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। मैं कुछ होमवर्क भी आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स कैसे डाउनलोड करना है उसको देखते हैं और उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास आज की स्पेशल क्लास फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 6। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे एनरोल नाउ पे, हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑल राइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया, अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है।
अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, जहां पे हमने लेक्चर नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड पाइथन के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में ये सारे सब टॉपिक्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स, किस तरीके से नेमिंग हम रूल्स होते हैं अप्लाई करते हैं हम वेरिएबल्स में, राइट, ये हमने बेसिकली देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन बिल्ट इन फंक्शंस हमने 2 लेक्चर्स लिए थे, लेक्चर नंबर 4 एंड 5, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस को जो कि हमें यूज़फुल होते हैं जब हम डेटा रिलेटेड वर्क करते हैं, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था। आज जो आपकी क्लास है, हर एक 5 लेक्चर के बाद में आपकी एक स्पेशल क्लास होगी। जैसे आज की जो क्लास है लेक्चर नंबर 6 हमारा, ये आपकी एक स्पेशल क्लास है। ये स्पेशल क्यों है? तो अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जो उन सबको आज हम लोग इंटरव्यू रेडी बनने के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। अभी लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक हमने बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम उसके बेसिक से ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे हमारे इंटरव्यू के लिए। जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएँगे, ज़्यादा टॉपिक्स कवर करते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारे क्वेश्चंस का जो लेवल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता चला जाएगा। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास फाइनली होता क्या है, तो ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती हैं आजकल बेसिकली किस तरीके से आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स रोल। तो सबसे पहला जो राउंड होता है, ज़्यादातर कंपनीज़ वो ये करती हैं कि आपको एक असाइनमेंट या फिर आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो भेजा जाता है। इसे आपको कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स या 48 आवर्स का टाइम देता है। इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन कंपनी टू कंपनी। उसके बाद आपका सेकंड राउंड जो होता है बेसिकली आपका टेक राउंड होता है और थर्ड राउंड जो होता है वो आपका एचआर राउंड होता है। तो ये जो फर्स्ट आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तक अगर हमें पहुँचना है, तो उसके पहले इम्पोर्टेंट है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ताकि वो इंटरव्यूज़ के लिए ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ पाएँ। इसीलिए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में जब मैं ये सिलेबस डिज़ाइन कर रही थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए डेटा साइंस फॉर पाइथन, तो इस तरीके से ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इस सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे होंगे। और जैसे-जैसे हमारे लेक्चर्स होते जाएँगे, हर एक लेक्चर के बाद में आपको एक ऐसी क्लास मिलेगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, राइट? तो आज की यही स्पेशल क्लास है हमारी लेक्चर नंबर 6 की। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी ये स्पेशल क्लास को। तो डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की ओर। ऑलराइट, सो हियर इज़ आवर जुपिटर नोटबुक। अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक हमने पढ़ा है फंडामेंटल्स ऑफ डेटा साइंस एंड पाइथन, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और बिल्ट इन फंक्शंस। तो आज की क्लास में जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो यही पांचों लेक्चर्स में जो मैंने आपको टॉपिक्स कवर कराए हैं, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सवाल ये आता है कि मैम ये क्या ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने की? आप तो डायरेक्ट पढ़ा सकते हो और हर एक क्लास में हम लोग कुछ-कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो बनाते हैं। तो फिर क्यों आज की क्लास स्पेशल आपने रख दी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए? तो इसका सिंपल सा रीज़न यहाँ पे ये है कि एट लास्ट हम लोगों को क्या करना है, छोटे-छोटे सारे टॉपिक्स को कवर करते फाइनल हमें पहुँचना है अपने प्रोजेक्ट्स तक, राइट? तो ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, अगर इसी में आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर के देखेंगे, तो ये हेल्पफुल होगा हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी। इसलिए जो भी पढ़ेंगे सिर्फ ये नहीं है कि चलो पढ़ के रख लिया, उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर के अपने स्किल्स को शार्प कर सकते हैं, तभी हम लोग प्रोजेक्ट के लिए पहुँच पाएँगे, राइट? इसलिए आपको ये स्पेशल क्लास आज की मिल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6।
स्पेशल क्लास। और अब हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? सबसे पहली चीज देखो, जब भी आप लोग भी आगे प्रैक्टिस करोगे, इंटरव्यू पे जाओगे, तो आपको भी जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा ना, सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना, समझना, राइट? क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी स्टेप होते हैं। जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, अगर इंटरव्यू भी है तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। रीड कैसे करना है क्वेश्चन को? तो उसको स्प्लिट कर करके रीड करो। एक बार में पूरा क्वेश्चन कभी समझ नहीं आता। एक एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको एक एक पैरा में या एक एक लाइन को स्प्लिट करके पढ़ो। उसके बाद लॉजिक जो होता है उसको डेवलप करो। ये नहीं कि जैसे क्वेश्चन मिला डायरेक्ट मैं कोड करने लग जा रहा हूँ। कैसे कोड करोगे जब तक समझ ही नहीं आएगा? लॉजिक बिल्ड करिए और फिर उसके बाद आप उसको कोड करना शुरू करिए, राइट? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अभी जो हमें सॉल्व करना है दैट इज कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, you are developing a program for math competition where participants need to solve mathematical expression and provide the result। कह रहा है क्वेश्चन कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं किसी मैथ्स की कंपटीशन के लिए, जहां पे पार्टिसिपेंट्स को मैथमेटिकल के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको सॉल्व करना है और आपको रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। अब इस काम को करने के लिए आप पाइथन का यूज करना चाहते हैं ताकि आपका जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो आसान हो पाए। अब आपको करना क्या है इसमें? सबसे पहला आपको काम ये करना है, टेक इनपुट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट टू एंटर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पे एक मैथ का कंपटीशन है, आपको पाइथन का यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पे पहली चीज आपको क्या करनी है, पहली चीज आपको पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेंट है उस पर्टिकुलर मैथ्स कंपटीशन का, उसको बोलना है कि जो मैथ्स का एक्सप्रेशन है जो तुम सॉल्व करना चाहते हो, क्या एक्सप्रेशन तुम सॉल्व करना चाहते हो, ये हमें सबसे पहले पूछना है पार्टिसिपेंट से। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे ही आपको पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन पार्टिसिपेंट सॉल्व करना चाहता है, आपको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है और उसका रिजल्ट आपको निकालना है, राइट? तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्प्ले द रिजल्ट टू द पार्टिसिपेंट। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आपको पार्टिसिपेंट को शो करके दिखाना है। तो इस एक क्वेश्चन में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप मैथ्स कंपटीशन के लिए काम कर रहे हैं। 3 चीजें आपको यहाँ पे करने के लिए बोला है क्वेश्चन। एक-एक करके हम इन तीनों चीजों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है? इनपुट लेना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। तो हमें पता है जब भी कोई इनपुट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है ये, जब भी कोई इनपुट हम लोगों को यूजर से लेना होता है तो हम लोग पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन इनपुट जिसका नाम होता है उसको यूज करते हैं। अब यहाँ तक पहली क्वेश्चन की तो बात समझ में आ रही है, लॉजिक हमने लगा लिया। अब जो भी इनपुट हम लोगों को एक्सप्रेशन यूजर देगा, मान लो यूजर एक्सप्रेशन ये दे रहा है 25 इंटू 36 प्लस 65 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? मान लो ये कोई एक एक्सप्रेशन है जो एक यूजर यहाँ पे दे रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेट भी करना है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास लिखा रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग eval नाम से एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसका यूज करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे eval फंक्शन। अब तीसरी चीज कि हमें रिजल्ट पार्टिसिपेंट को डिस्प्ले करना है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको फाइनल हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले कराने के लिए उसको इजीली प्रिंट कर देंगे। तो ये है लॉजिक इस क्वेश्चन का। अब क्या करना है? तो अब हम लोगों को फाइनली कोड करना शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का अब हम लोग कोड फाइनल लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है इनपुट लेना। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। अब हम लोगों को यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इनपुट फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ और यूजर को बोलती हूँ कि जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देना चाहते हैं उसको प्लीज आप यहाँ पे दे दीजिए। तो मैं बोल रही हूँ एंटर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब यूजर यहाँ पे क्या करेगा, अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल देगा। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट नाम से एक और वेरिएबल बना रही हूँ। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए eval बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन नाम के हमारा जो वेरिएबल है इसको डाल देंगे। अब उसके बाद फाइनल स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट आया हो यहाँ पे इसको हम लोगों को प्रिंट करके दिखाना है कि द जो भी एक्सप्रेशन था उसको अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको यहाँ पे ये बताना है डिस्प्ले द रिजल्ट टू द पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज, राइट? और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के रिजल्ट जो हमारा वेरिएबल है इसका नाम डाल देंगे।
और इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन और प्रिंट करवा देंगे कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मैथ्स कॉम्पिटिशन। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मैथ्स कॉम्पिटिशन। ये बन गया हमारा कोड। अब रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है एंटर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो लेट्स सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई यूजर है, वो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल देता है, जैसे 25 इंटू 45 प्लस 96 माइनस 52 मल्टीप्लीकेशन 3 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मान लो यूजर ने डाल दिया। इस एक्सप्रेशन को आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर दबा रही हूँ। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मेरे को एंटर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोला, हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये यूजर ने दे दिया। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग ने रिजल्ट को कैलकुलेट किया इवैल लगा के, तो ये वाला जो पूरा का पूरा इक्वेशन था ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग आए कोड की अगली लाइन में। अगली लाइन में क्या लिखा था, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज। तो यहाँ पे लाइन प्रिंट हो गई, द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज, कॉमा लगा के जो रिजल्ट की वैल्यू है ये हम लोगों ने यहाँ पे पास की थी। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 1156। उसके बाद एक लाइन और यहाँ पे प्रिंट हो गई, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मैथ्स कॉम्पिटिशन। तो कितने भी बार आप इसको अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए इस कोड को रन कर सकते हैं। हो सकता है इस बार जो है एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का हो, 89 का पावर 25 माइनस 265 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब आपको यहाँ पे देखिए तुरंत जो रिजल्ट है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक सा ये क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने सॉल्व किया और इस तरीके से सॉल्व होता आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी चीजें इसमें हम लोग यूज कर रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सपोज यू आर एनालाइजिंग अ डेटा सेट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउस प्राइजेस इन अ सिटी। कह रहा है कि आपके पास आप एक डेटा सेट को एनालाइज कर रहे हैं, उस डेटा सेट के अंदर इंफॉर्मेशन है हाउस के प्राइजेस की। एक सिटी है, उस सिटी में कुछ हाउसेज हैं, उसकी जो प्राइस है उसकी इंफॉर्मेशन है। हर एक रिकॉर्ड में डिटेल्स हैं, जैसे कि हाउस का साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, प्राइस वगैरह, राइट। अब आपको इन सारी चीजों की मदद से क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो हाउस वाले डेटा के साथ आप काम कर रहे हैं, इसमें आपके पास 2 यूजर हैं, एक का नाम है यूजर 1, दूसरे का नाम है यूजर 2। आपको इन दोनों यूजर से सबसे पहले डेटा लेना है। क्या, किस चीज का डेटा लेना है हमको, हम लोगों को दोनों यूजर से ये पूछना है, 3 चीज हम लोगों को यूजर से डेटा में लेनी है। पहली चीज कि वो जो साइज होना चाहिए उनके घर का, वो उसका साइज क्या चाहते हैं। तो साइज को हमेशा स्क्वायर फीट से दिखाया जाता है। जैसे मान लो यूजर 1 चाहता है कि मेरे घर का साइज 1000 स्क्वायर फीट हो, लेकिन यूजर 2 चाहता है कि मेरे घर का साइज जो है वो 2500 स्क्वायर फीट हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको यूजर से ये भी पूछना है कि उनको कितने कमरे चाहिए, कितने बीएचके का घर चाहिए। और तीसरी चीज आपको यहाँ पे ये पूछना है कि बेसिकली एंड चेक द डेटा टाइप, राइट। तो ये जो भी डेटा कस्टमर्स डाल रहे हैं यहाँ पे यूजर 1 यूजर 2, इसका टाइप क्या है ये भी आपको चेक करना है। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको यहाँ पे ये करना है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द हाउस। जैसे मान लो किसी ने डाला कि मेरे को घर चाहिए 5000 स्क्वायर फीट का, इतना एरिया होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एरिया जो है उसका दाम है 5000 रुपए, राइट। तो 5000 इंटू 5000, तो टोटल पैसा आप कितना देंगे, ये आपको प्राइस जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब तीसरी कंडीशन ये क्या दिया है आपको, पहली चीज तो पहले डेटा लेना यूजर से। दूसरा काम, कितने का उसको घर पड़ेगा, अगर 1 स्क्वायर फीट का दाम 5000 है, तो जितना स्क्वायर फीट यूजर चाहता है उस हिसाब से उसको कितना प्राइस देना पड़ेगा घर का। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि मैक्स टू मैक्स जो है एक थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे है 75 लाख रुपीज, राइट। अब आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि जितना बजट आपके यूजर का है, राइट, उससे 75 लाख रुपीस आपके पास थ्रेशोल्ड है। तो जितना प्राइस यूजर पे करेगा, 75 लाख से ज्यादा पे कर रहा है या कम पे कर रहा है, थ्रेशोल्ड आपका एक सेट हो गया 75 लाख रुपीस। तो अब आपको ये बताना है कि जो यूजर है 75 लाख रुपीस से ज्यादा पैसा दे रहा है घर खरीदने के लिए कि कम पैसा दे रहा है घर खरीदने के लिए। बहुत बार देखिए ऐसा होता है कि अगर हम लोग कहीं पे किसी लोकेशन में जाके अगर घर देखते हैं, राइट, तो होता क्या है, अगर बहुत प्राइम लोकेशन है, अगर मार्केट के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट के पास वाली जो जगह होगी उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे। लेकिन कोई ऐसी जगह है जो थोड़ा सा मतलब सिटी के बाहर है, मार्केट से दूर है,
स्कूल्स दूर है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां का प्राइस थोड़ा सा कम होगा। तो क्या किया है यहाँ पे 75 लाख जो है यहाँ पे, ये आपकी एक थ्रेशोल्ड अमाउंट है। अब आपको ये बताना है कि जो यूजर है वो थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज्यादा पैसा दे रहा है या कम पैसा दे रहा है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखो कभी भी ना इंटरव्यू में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता इतना सिंपल सा कि अच्छा चलो इनपुट फंक्शन क्या होता है बताओ। ऐसे जैसे अभी मैं आपको सिनेरियोज दे के सॉल्व करवा रही हूँ ना, इसी तरीके के सिनेरियोज आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए मैं आपको अभी से इन चीजों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, राइट। तो अब ये पूरा का पूरा आपके सामने में एक पूरा का पूरा केस स्टडी जैसा एक सिनेरियो आ गया है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहला हम एक एक स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो हम लोगों को क्या चाहिए, यूजर से इनपुट चाहिए, तो हम इनपुट फंक्शन का सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हम लोगों को प्राइस कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने पढ़ाया है आपको, इसका यूज करेंगे। और तीसरी चीज कि 75 लाख रुपए से ज्यादा पे करना है कि कम पे करना है, इसके लिए आपको कंपैरिजन करने के लिए मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। तो जो चीज मैंने पढ़ाई है उसको आज के इस क्वेश्चन में मैं अभी इंप्लीमेंट भी करवा के आपको दिखाऊंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको दोनों यूजर से डेटा कलेक्ट करना है। क्या क्या डेटा लेना है, हाउस साइज का। तो सबसे पहले हम लोग यूजर 1 से डेटा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाउस साइज 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि यूजर से डेटा लेना है और हाउस का साइज तो कितने भी स्क्वायर फीट हो सकता है कि कोई अपने हाउस का साइज डाल दे 1500.27 स्क्वायर फीट। तो हम लोगों को ये वैल्यू किस में लेनी चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल करूंगी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इनपुट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर द साइज ऑफ द हाउस, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू मेरे को किस में चाहिए, इनपुट फंक्शन में तो कोई भी चीज अगर हम लोग डालते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज चाहिए मेरे को वो फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लोट फंक्शन मैंने जो आपको पढ़ाया था इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। दूसरा हम लोगों को क्या डेटा चाहिए कि कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए आपको अपने घर में, राइट, कितने बेडरूम्स चाहिए। तो मैं बेडरूम्स नाम 1 नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। बेडरूम तो ऑब्वियस सी बात है 2.5 बेडरूम है मेरे घर, ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते, राइट, ये एक इंटीजर नंबर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इंट फंक्शन लगा रही हूँ, इनपुट फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और बोल रही हूँ एंटर द नंबर ऑफ बेडरूम्स, ठीक है। अब इसके बाद एंटर द नंबर ऑफ बेडरूम्स, इसके बाद तीसरी चीज हम लोगों को यहाँ पे लेना है कि यूजर जो है, हर एक इंसान का बजट होता है ना घर खरीदने के पहले कि यार मेरे पास तो 50 लाख है, मैं इतने का ही घर खरीद सकता हूँ, राइट, भले ही थ्रेशोल्ड आपका 75 लाख हो। तो हमको सबसे पहले ये पूछना है कि भाई आपका बजट कितना है घर लेने का, राइट। तो हम लोग यहाँ पे यूजर से पूछेंगे कि आपका बजट कितना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ प्राइस 1 नाम से, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, क्योंकि हो सकता है किसी का बजट हो 50 लाख रुपए और समथिंग कुछ डेसिमल्स में हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनपुट, और हम लोगों को क्या बोलना है, कस्टमर से क्या पूछना है कि एंटर द बजट, आपका कितना बजट है ये एंटर करिए। तो ये सारी चीजें हम लोग किससे पूछ रहे हैं, सबसे पहले यूजर 1 से। तो मैं आप लिख भी देती हूँ यूजर 1। अभी जो मैं लिख रही हूँ डेटा यूजर 1 के लिए लिख रही हूँ। इसी तरीके से हम लोगों को यूजर, हमारे पास 2 यूजर है, यूजर 1 और यूजर 2, तो हम दोनों यूजर्स के से सेम चीजें पूछ लेंगे। तो यूजर 1 से हम लोगों ने पूछ लिया, अब इसी तरीके से यूजर 2 से पूछेंगे। जहां जहां पे भी 1 है मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देती हूँ और 1 की जगह 2 कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं जो लिख रही हूँ वो यूजर 2 के लिए लिख रही हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर फॉर यूजर 2। तो यहाँ जहां पे भी 1 था इसको मैं यहाँ पे क्या कर दे रही हूँ, 2 कर दे रही हूँ। तो अब ये डेटा तो हम लोगों ने यूजर से ले लिया। अब करना क्या है आपको, तो बोला है जो भी डेटा यूजर ने डाला है ना, आपको चेक करना है उसका डेटा टाइप कि वो कौन से तरीके का डेटा टाइप डाला है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट हमने ऑलरेडी बता दिया कि वो कौन से टाइप का डेटा आपको डालना है। साइज जो है वो कुछ भी हो सकता है, घर का हो सकता है 1560.25 स्क्वायर फीट हो, राइट। अब बेडरूम जो है वो 3-4 ही होगा, ऐसा तो नहीं होता कि मेरे घर में 2.5 बेडरूम है, राइट, 3 या 4 बेडरूम होगा इंटीजर वैल्यू। और प्राइस जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है आपके पास 56.27 लाख रुपीज हो, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको चेक कर लिया। तो पहला वाला जो काम हमको यहाँ पे करना था, फर्स्ट क्वेश्चन यूजर से इनपुट लेना था, ये हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, हम लोगों को अब पर स्क्वायर फीट जो है 5,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करना है, घर का प्राइस हमको यहाँ पे निकालना है, ओके।
तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे घर का प्राइस निकालना है, तो मैं यहाँ पे हाउस अंडरस्कोर प्राइस 1, पहले यूजर 1 के लिए निकाल रही हूँ, इसलिए मैं हाउस प्राइस 1 नाम से लिख रही हूँ। अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे आप? तो आपका जो भी यूजर आपका इनपुट देगा, जैसे यूजर बोल रहा है मेरे को 1200 स्क्वायर फीट का घर चाहिए और 1 स्क्वायर फीट का दाम कितना है? 1 स्क्वायर फीट का दाम है 5000 रुपए। तो 1200 का कितना होगा? 1200 इंटू 5000, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये आपका हो जाएगा कि आपको घर जो पड़ेगा वो 60 लाख रुपए का पड़ेगा। तो जो भी आपका हाउस का साइज होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 5000 रुपए को। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ हाउस साइज 1 जो है आपका, जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वैल्यू। सो यहाँ पे आई एम राइटिंग हाउस साइज 1, राइट? तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हाउस के साइज के साथ हाउस साइज 1 जो पहले यूजर के लिए है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, जो कि हमें क्वेश्चन में इजिली दिया हुआ है, राइट? अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं कि घर कितने का आखिर पड़ेगा। सो द प्राइस ऑफ द हाउस, the price of, so there is a spelling mistake, the price of the house for user 1 is, यूजर 1 के लिए प्राइस कितना पड़ेगा? तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ये जो हाउस प्राइस 1 नाम से हमारा क्या है, वेरिएबल जो मैंने अभी जस्ट बनाया है, इसको यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। ठीक इसी तरीके से सेम कोड है, इसी सेम कोड को मैं कॉपी कर रही हूँ और यही चीज अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजर 2 के लिए। तो अब इसके लिए वेरिएबल का नाम हाउस प्राइस 1 की जगह 2 हो जाएगा। हाउस साइज 1 की जगह यहाँ पे जो दूसरा वाला हाउस साइज 2 है, जो हम लोगों ने सेकेंड वाले यूजर के लिए बनाया हुआ है, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पास कर देंगे और इसको भी 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहाँ पे भी यूजर 1 है, इसको मैं कर देती हूँ यूजर 2 के लिए। ऑल राइट, तो ये हम लोगों ने ये जो काम किया है सेकेंड नंबर स्टेप तक कर लिया है। अब देखते हैं इतना कोड रन करके कि हमने जो 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, अभी तक हमारा कोड सही है या नहीं है। तो सबसे पहले बोल रहा है यूजर 1 के लिए, यूजर 1 से ये इनपुट ले रहा है कि आप बताइए आपको जो घर का साइज चाहिए वो कितना चाहिए। तो मान लो यूजर 1 डालता है कि मेरे को जो मेरा घर चाहिए वो 1500 स्क्वायर फीट का चाहिए, मेरे को इसमें 2 बेडरूम्स चाहिए और मेरा जो बजट है घर खरीदने का वो है मान लो 50 लाख, राइट? ये डाल दिया यूजर 1 ने। अब यूजर 2 से पूछ रहे हैं, तो यूजर 2 बोल रहा है कि मेरे को जो है ना घर जो चाहिए, मेरे को 3000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, मेरे को कितने बेडरूम्स चाहिए? तो मुझे इसमें 3 बेडरूम्स चाहिए और मेरा जो बजट है घर को खरीदने का वो है 80 लाख रुपीज, राइट? तो ये हम लोगों ने डाल दिया। अब बजट जो था वो तो ये था, लेकिन पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया था वो 5000 रुपए था, राइट? तो 1500 स्क्वायर फीट इंटू 5000 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो पहले वाला जो यूजर है इसका बजट तो 50 लाख रुपए था, लेकिन इसको घर कितने का मतलब दिखा रहा है? इसको घर पड़ रहा है 75 लाख का। और जो दूसरा वाला था उसका बजट 80 लाख रुपीस था, लेकिन अब जो उसको घर जो है प्राइम लोकेशन में ले रहा है, तो अब उसको जो घर पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है? अब उसको जो घर पड़ रहा है 1,50,00,000 रुपीस का पड़ रहा है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, हम लोगों को दोनों क्वेश्चंस जो है फर्स्ट और सेकंड तो हमने सॉल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 75 लाख रुपीस ना एक थ्रेशोल्ड अमाउंट है। आप ये बताइए कि यूजर जो है जितना उसको घर पड़ रहा है वो थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज्यादा पड़ रहा है या कम पड़ रहा है? तो अब ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले जो हम लोगों को थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे जाके लिख लेती हूँ। तो हमारे पास एक हम वेरिएबल बना लेते हैं थ्रेशोल्ड नाम का, और इस थ्रेशोल्ड में हमारी वैल्यू क्या दी है? 75 लैक्स, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 75 लैक्स। अब हम लोगों को क्या चेक करना है? कंपेयर करना है बेसिकली कि अब पहला जो प्राइस था वो कितना था आपका? हाउस प्राइस 1, ये था आपका जो पे करेगा, ये था आपका 75 लैक्स, राइट? और आपका थ्रेशोल्ड कितना है? थ्रेशोल्ड भी आपका 75 लाख है। तो अब क्या करना है? 75 लाख से क्या ये ज्यादा है या उसके बराबर अमाउंट है? इसके लिए अब हम लोगों को कंपेयर करना है और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रही हूँ, इसका नाम मैं रख देती हूँ अंडर 1 और अंडरस्कोर यहाँ पे लिख देती हूँ थ्रेशोल्ड नाम से। पहले यूजर के लिए मैं बना लेती हूँ यूजर 1 नाम से, यूजर 1 अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड नाम से मैं एक वेरिएबल बना ली। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगी? चेक करूंगी कि जो हाउस का प्राइस है और ये थ्रेशोल्ड जो है इसके बीच में क्या लॉजिकल ऑपरेटर लग रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो मेरा प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, राइट हियर वी आर गेटिंग द प्राइस,
सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हाउस अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम कंपेयर करके देख रहे हैं किससे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड प्राइस, ठीक है। ये जो थ्रेशोल्ड है ना दिया हुआ है हमारे पास 75 लाख, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ओके, अब दूसरा जो है सेम यही चीज हम लोगों को करना है। मैं इसको कॉपी कर रही हूँ यूजर 2 के लिए। सो आई एम सिंपली कॉपिंग दिस, पेस्टिंग इट हियर, और इसको मैं कर रही हूँ यूजर 2 के लिए। सो आई एम राइटिंग दिस फॉर यूजर 2, ठीक है। अब इस इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये फाइनल प्रिंट करवाना है कि ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रिंट, और इसके बाद लिखेंगे यूजर 1 इज पेइंग above threshold, क्या यूजर 1 थ्रेशोल्ड से ज्यादा पे कर रहा है, सही या गलत, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का। इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट में मैं यहाँ पे लिख लूंगी एफ, ठीक है। ये नोटेशन होता है आपको रिप्रेजेंटेशन का, और यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस लगा के जो हमारा वेरिएबल का नाम है यूजर थ्रेशोल्ड 1, इसको लिख लेंगे यूजर 1 अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड, ठीक है। सेम इसी तरीके से यूजर 2 के लिए भी लिख लेते हैं। तो मैं सेम कोड को कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, और जहाँ पे यूजर 1 लिखा है मैं उसको यूजर 2 यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, और यहाँ पे भी यूजर 2 कर देते हैं। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब फिर से हम लोग वैल्यूज डालेंगे। यूजर 1 क्या चाहता है, मान लो 1500 स्क्वायर फीट का घर हो मेरा, 2 बेडरूम्स हो, और इसका जो मेरा बजट है, मान लो 50 लाख रुपए, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर 50 लाख। अब यूजर 2 के से पूछ रहे हैं, तो यूजर 2 चाहता है कि मेरा 3000 स्क्वायर फीट का घर हो, 3 बेडरूम्स होने चाहिए, और मेरा जो बजट है वो है 80 लाख रुपीज। सो आई एम राइटिंग हियर 80 लाख। तो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दिया कि पहला यूजर जो है उसको घर पड़ेगा 75 लाख का, दूसरे यूजर को पड़ेगा 1,50,00,000 का। तो अब देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू, क्या यूजर 1 75 लाख के बराबर पे कर रहा है, तो हाँ जी। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि यूजर नंबर 2, यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूजर 2 जो है उसका बेसिकली क्या था, उसको घर पड़ रहा है 1,50,00,000 का, और जो थ्रेशोल्ड प्राइस था वो 75 लाख था। तो क्या वो थ्रेशोल्ड प्राइस से ज्यादा पे कर रहा है, हाँ, दोनों यूजर्स यहाँ पे थ्रेशोल्ड प्राइस से ज्यादा पे कर रहे हैं, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इसलिए हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई ट्रू, राइट। अब अगर इसको अगर हटाना है बिना इसके, अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी यू कैन राइट लाइक दिस, राइट। मैं एक बार फिर से रन करके दिखा देती हूँ। अब कुछ और डेटा लेते हैं। मान लो इस बार यूजर 1 जो है वो 3000 स्क्वायर फीट का घर खरीदना चाहता है। वो चाहता है 5 बेडरूम्स हो, और उसका जो बजट है इस बार यूजर नंबर 1 का जो बजट है, लेट सपोज उसका बजट है 65 लाख, ठीक है, 65 लाख। यूजर 2 जो है इस बार, यूजर 2 मान लो इस बार चाहता है कि मेरा 1000 स्क्वायर फीट का घर हो, 2 बेडरूम्स हो जाए, और मेरा जो बजट है वो है मान लो 35 लाख, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो फर्स्ट वाला आपका यूजर था उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको देने पड़ेंगे 1,50,00,000, यूजर 2 को देने पड़ेंगे 50 लाख। और क्या ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा या कम, तो देखो पहली वाली वैल्यू क्या थी 75 लाख, लेकिन यूजर कितना पे कर रहा है 1.5 सीआर, तो ऑब्वियसली ये जो 1.5 सीआर है ये बड़ा है थ्रेशोल्ड से, तो वैल्यू आ गई ट्रू। लेकिन जो दूसरी वैल्यू थी, थ्रेशोल्ड कितना था 75 लाख, लेकिन यूजर कितना पे करेगा 50 लाख, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम था, इसलिए जो थ्रेशोल्ड से कम था वो आ गया फॉल्स, और जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा था वो आ गया ट्रू, राइट। तो इस एक क्वेश्चन में कितनी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है, अब आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इंट का फ्लोट का इनपुट फंक्शन का यूजर सॉरी बिल्ट इन फंक्शंस का यूज किया, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया, और फाइनली हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट। समझ में आया ये क्वेश्चन, कहीं पे भी अगर लग रहा है नहीं समझ में आया हो तो मेरे को इन्फॉर्म करना, धीरे धीरे करके देखो अभी हम लोग लेवल अपना बढ़ाएंगे। तो कहीं पे भी लग रहा है कि ऐसी कोई चीज थी जो मेरे को नहीं समझ में आई, राइट, तो प्लीज मुझे आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली इन्फॉर्म करिएगा कि ये चीज समझ नहीं आई, कमेंट करके बता दीजिएगा। और समझ आया है तो भी कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू एनालाइज स्टॉक मार्केट डेटा।
आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो एनालाइज करता है स्टॉक मार्केट के डेटा को। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स क्रिएट करना है जो कि 3 चीज़ों को दिखाए, स्टॉक सिंबल को, स्टॉक का करंट प्राइस क्या है और कितना प्राइस जो है परसेंटेज जो है वो चेंज हो सकता है स्टॉक के प्राइस में। तो हम लोग जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम लोग ऐसे ग्राफ्स वगैरह देखते हैं, राइट? कि स्टॉक मार्केट कल जो था वो 560 रुपीज़ का था, लेकिन आज जो स्टॉक है वो 600 रुपए का हो गया है। या फिर कभी हाइक आता है, कभी-कभी स्टॉक के प्राइस गिर जाते हैं, हम लोग बोलते हैं जैसे कल मैंने स्टॉक्स लिया तो वो 6000 रुपए का था, लेकिन आज जो उसका प्राइस है वो 5000 का हो गया है। तो मेरा तो 1000 का नुकसान हो गया अगर मैं एक स्टॉक लेती हूँ तो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपको वेरिएबल बना के स्टोर करवानी है 3 वैल्यू, स्टॉक सिंबल, करंट प्राइस क्या है स्टॉक का और कितना परसेंटेज में चेंज आ सकता है। अब मान लो यहाँ पे 10% क्या बोल रहा है, स्टॉक का जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाता है, तो नया प्राइस जो होगा स्टॉक का वो कितना होगा? पहली चीज़ ये आपसे पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन और बोल रहा है आपसे, फाइनली प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर देयर बजट, ठीक है? आपको यहाँ पे बजट डालना है। जैसे मान लो स्क्वायर स्टॉक जो है उसका प्राइस है 100 रुपए, अगर वो 10 रुपए 10% बढ़ जाता है तो आपका नया प्राइस क्या होगा स्टॉक का? सबसे पहले तो ये निकालो। इसके बाद जो भी आपका नया प्राइस है, लेट्स सपोज मान लो आपका जो नया प्राइस आया 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा यहाँ पे, तो 10 रुपए, 100 रुपए प्लस 10 रुपए, इसका मतलब अब नया प्राइस जो हो गया स्टॉक का 10% बढ़ने के बाद वो हो गया 110 रुपए, राइट? अब ये जो 110 रुपए का स्टॉक है, अब आपको यूजर से बजट जो है वो इनपुट लेना है, ठीक है? कि आप जो स्टॉक खरीदना चाहते हैं आपका बजट कितना है? लेट्स सपोज अगर यूजर डालता है कि मेरा बजट 500 रुपए है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक खरीद पाएगा। लेकिन अगर वो डालता है कि मेरा बजट 50 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे स्टॉक खरीदेगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू तो 110 रुपए है। तो ये क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कंडीशन बेस्ड। कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, हमको यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि आप वेरिएबल्स को क्रिएट करिए। स्टॉक सिंबल के लिए, करंट प्राइस के लिए और प्राइस परसेंटेज के लिए। तो पहला काम तो यही करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ स्टॉक सिंबल नाम से। इसके अंदर लेट्स सपोज वैल्यू मैं डाल देती हूँ स्टॉक सिंबल की XYZ, ठीक है? एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ करंट प्राइस नाम से, और करंट प्राइस लेट्स सपोज स्टॉक का हम लोग डाल देते हैं 100 रुपए, ठीक है? और कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो परसेंट परसेंट चेंज नाम से एक और मैं वेरिएबल बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने डाल दिया 10, ठीक है? अब हमको नया प्राइस जो होगा 10% अगर प्राइस बढ़ जाता है तो नया प्राइस क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ न्यू प्राइस नाम से। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो प्राइस है स्टॉक का वो 100 रुपए है। अगर 10% आपका बढ़ गया प्राइस तो नया प्राइस कितना होगा? हमको पता है 100 प्लस 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 100 प्लस 10 इक्वल टू रुपीज 110, है ना? ये तो मैन्युअली कर रहे हैं। अब इसी को अगर कोड में करना है तो न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगी करंट प्राइस, देन मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस परसेंट परसेंट चेंज जो कि हमारा 10% है डिवाइडेड बाय 100। तो यही चीज मैंने अभी यहाँ पे पाइथन की भाषा में लिखा है। तो इससे हमारा नया प्राइस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट द प्राइस ऑफ द न्यू प्राइस ऑफ द स्टॉक इज, द न्यू प्राइस ऑफ द स्टॉक इज, ठीक है? और कॉमा लगा के जो हमारा नया प्राइस है इसका न्यू प्राइस नाम से जो वेरिएबल है इसको पास कर देते हैं। इतना करके देखते हैं पहले क्वेश्चन रन। ओके, तो आ गया आपका जो नया प्राइस है वो कैलकुलेट हो गया 110 रुपए। अब यहाँ पे तीसरी चीज हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि अब आपको यूजर से इनपुट लेना है कि उसका बजट कितना है, ठीक है? तो अब हम लोग यूजर से उसका इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पे यूजर बजट नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। अब हमको इनपुट लेना है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम लोग इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे और यूजर से बोलेंगे कि भाई बताइए आपका आपका बजट कितना है, तो एंटर योर बजट, ठीक है? अब हमको बजट अगर यूजर हमको बता देता है कि उसका बजट कितना है, तो अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि यूजर का जो बजट है उसके हिसाब से जो प्राइस है, नया वाला प्राइस है, वो ज्यादा है कम है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और ये जो यूजर बजट नाम से मैंने बनाया है वेरिएबल, इससे मैं क्या करूंगी कंपेयर करके देखूंगी कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है
न्यू प्राइस के, तो मैं यहाँ पे न्यू प्राइस लिख देती हूँ। अब इसके बाद हम लोग फाइनल यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे कि जो यूजर का बजट है, क्या उस यूजर के बजट से यूजर का बजट बड़ा है उस नई प्राइस से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यूजर यूजर बजट इज ग्रेटर देन, यूजर का जो बजट है वो ग्रेटर है किससे, नए वाले स्टॉक के प्राइस से, न्यू प्राइस। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के क्या पास कर देंगे, ए को। अब रन करते हैं। तो नया जो स्टॉक था उसका प्राइस है आपका 110 रुपए। अब हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आप अपना बजट डालो। मान लो यूजर अपना बजट डाल देता है 500 रुपए। तो अब यहाँ पे इट इज शोइंग सम एरर, यूजर बजट इज ग्रेटर देन, ओके ओके। यहाँ पे देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि ये जो यूजर का बजट है यहाँ पे आपने लगाया है इनपुट, और इनपुट की वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में होती है। अब स्ट्रिंग की वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हैं न्यू प्राइस से, और न्यू प्राइस किसमें, इंटीजर में। तो स्ट्रिंग और इंटीजर ये गलत हो गया, ये हम भूल गए थे, तो हमारा आ गया एरर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, इंट फंक्शन। और अब इस कोड को रन करते हैं। अब हम लोग डाल देते हैं बजट 500 रुपए। तो अब ये कोड रन हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखा भी दिया कि यूजर का बजट क्या बड़ा है नए प्राइस से। तो हाँ, सही है ये बात, यूजर का बजट 500 रुपए है और जो नया प्राइस है स्टॉक का वो 110 रुपए है। अब इसी को अगर हम लोग वापस रन करते हैं, अब मान लो कि इस बार यूजर का बजट जो है वो 75 रुपीज है। अब मैं इसको रन करूंगी तो अब देखो यहाँ पे आ गया आपका फॉल्स, कि यूजर का बजट क्या बड़ा था नए प्राइस से। तो ये बात गलत है, यूजर का बजट कम है, नया प्राइस ऑफ स्टॉक जो है वो ज्यादा है। यूजर का बजट सिर्फ 75 रुपए है और नया जो प्राइस है स्टॉक का वो 110 रुपए है। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं इसका आज हम लोग यूज कर पा रहे हैं प्रैक्टिकल जब क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। केस स्टडी बेस्ड, कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको दे रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट के तौर पे एक होमवर्क की तरह ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप वर्क कर रहे हैं वेदर डेटा के साथ में। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको वेरिएबल्स क्रिएट करना है 3 चीजों के लिए। सबसे पहले आपको वेरिएबल क्रिएट करना है, करंट टेम्परेचर क्या है इसके लिए, मिनिमम टेम्परेचर क्या है इसके लिए, और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है इसके लिए। ये तीनों जब आपके पास आ जाएं तब आपको क्या करना है, आपको यूजर जो है उससे पूछना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 25 और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका ये है 45। ठीक है, अब आपको यूजर से पूछना है कि करंट टेम्परेचर क्या है आपकी सिटी में। ठीक है, यूजर अपना इनपुट दे दिया, यूजर ने दे दिया 30। अब आपको ये बताना है कि क्या जो टेम्परेचर यूजर ने दिया है 30 वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच है क्या। अब लेट्स सपोज यूजर ने लेट्स सपोज जो टेम्परेचर दे दिया वो दे दिया 47, तो ये रेंज में नहीं है, ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच नहीं है, ये जो टेम्परेचर है ये आपका आउट ऑफ द रेंज है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे प्रिंट करानी है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आपको क्वेश्चन 4 जो है मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है आपको यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैं आपको एज एन असाइनमेंट की तरह दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और वो सारे लोग जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोड लिखिएगा। इवन मैंने ये भी चीज देखी है कि जब हम लोग कमेंट्स करते हैं ना तो आपस में हमारी जो लर्नर्स की कम्युनिटी है वो इतनी बढ़िया हमारी कम्युनिटी है कि जो भी लर्नर जिससे बन जाता है ना वो भी हेल्प कर देता है जिससे नहीं बनाए। राइट, तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन आप लोग भी आपस में जितने भी लर्नर्स पढ़ रहे हैं आई स्किल के प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ भी मैंने देखा है इस चीज को कि कोई एक डाउट पूछता है तो उसका डाउट क्लियर करने के लिए और भी लोग आते हैं और उसका कमेंट में रिप्लाई करके उसकी हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को आपस में हेल्प करते हुए बढ़ना है। तो जिस जिस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कैसे आपने कोड किया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिनसे क्वेश्चन नहीं बना आज की क्लास में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो प्लीज मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन नहीं हमसे बना तो भी मैं आपको डेफिनेटली इसके लिए हेल्प करूंगी। तो हम लोग इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एट लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि किसी भी एक कोर्स को कंप्लीट कर लेना है या किसी सीरीज को कंप्लीट कर लेना है। उसको हमको कंप्लीट करना है, सीखना है और खुद को इंटरव्यू रेडी बनाना है। क्योंकि मुझे भी सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है, पढ़ा रही हूँ मैं दैट इज वेरी गुड, लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा खुशी एज अ टीचर हमें भी तभी होती है, मुझे और निशान भैया को, जब हमें आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों की हेल्प की वजह से हमें जॉब लगने में आसानी हुई। ये वो एक लाइन है ना जिसको सुनते ही लगता है कि जितनी मेहनत की है सारी की सारी वर्थ इट है। राइट, तो इसीलिए मेहनत करना है हमको। क्वेश्चन 4 प्लीज प्रैक्टिस करना, कोड लिखना और कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना। राइट, तो ये थी आज की आपकी स्पेशल क्लास।
अब बैक टू हम लोग अपने लेक्चर नंबर 7 अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है, ये आपकी बहुत स्पेशल क्लास है, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो आपको रेडी होना है, उसके रिगार्डिंग आपने प्रैक्टिस किए हैं और इसका नोट्स जो है, वो लेना भूलना मत। डाई स्केल की वेबसाइट पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ निशांत भैया के साथ और इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू द आई स्केल डॉट फाउंडर्स या फिर द आई स्केल के ऑफिशियल पेज पे या फिर व्हाट्सएप इसका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कनेक्ट करना चाह रहे हैं या तो यूट्यूब पे कमेंट्स अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन 4 के जो आंसर है, जो आप कोड लिखेंगे, उसका मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट्स में। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर पे।